हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th आईसीएसई का सेकेंड लेक्चर। पिछली बार इस लेक्चर में एसिड के बारे में देखे थे, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, एसिड के कुछ प्रिपरेशंस के बारे में देखा था। इस बार कुछ अलग रिएक्शंस देखेंगे कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या क्या चीज़ें दिखाता है। और बेसिस के बारे में भी जानने की, बेसिस के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में एक चीज़ छूट गई थी, प्रिपरेशन ऑफ एसिड की एक चीज़ छूट गई थी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ volatile acid from नॉन वोलाटाइल एसिड। मुझे वोलाटाइल एसिड का प्रिपरेशन किससे करवाना है? नॉन वोलाटाइल एसिड से करवाना है। अब अगर वोलाटाइल एसिड की बात करूं मैं, तो एक सिंटेक्स बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्ट प्लस non volatile acid gives volatile acid प्लस सॉल्ट। अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो यहां पर मैं सॉल्ट लेता हूं, चलिए ले लेते हैं NaCl, सल्यूबल सॉल्ट। एक नॉन वोलाटाइल एसिड, यहाँ नॉन वोलाटाइल एसिड में मुझे लेना है H2SO4। H2SO4 इज अ नॉन वोलाटाइल एसिड, और वोलाटाइल एसिड यहाँ से दो बनेंगी, एक होगा मेरा HCl और दूसरा होगा मेरा HNO3। मैंने जब एसिड बता रहा था मिनरल एसिड्स में, तो मैंने इनका नाम लिखा था, बोला था इस पूरे चैप्टर में इन्हीं के ऊपर सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब नाउ NaCl रिएक्ट विद अ नॉन वोलाटाइल एसिड, मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ? H2SO4 के साथ करूंगा। यहां पर भी कंडीशन याद रखना है, कंडीशन हमेशा कैसा होना चाहिए? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। यहां से जो रिएक्शन होगा, एक सॉल्ट बनेगा NaHSO4 और दूसरा मेरे पास बच गया है अभी कौन? HCl, जुड़ के क्या बना देगा? HCl। रिएक्शन से ध्यान समझिए, सॉल्ट प्लस नॉन वोलाटाइल एसिड। सॉल्ट में मैंने NaCl लिया है क्योंकि मुझे HCl का फॉर्मेशन करना था। नॉन वोलाटाइल एसिड मैंने ले लिया H2SO4, रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिला? HCl और एक मिला NaHSO4। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इस यहाँ पे जब गलती करते हो, बिलो अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो वहां पर सोडियम सल्फेट बना के देगा, जो रिएक्शन आपको नहीं लिखनी है। बस इतना याद रखना है कि जब भी अगर मुझे कोई नॉन वोलाटाइल एसिड का प्रिपरेशन, कोई वोलाटाइल एसिड का प्रिपरेशन नॉन वोलाटाइल एसिड के साथ करवाना है, तो टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है? अभी अगर आगे बात करूं तो देखिए वहां पे HCl मैंने प्रिपेयर किया था। अगर ऐसे ही मुझे प्रिपेयर करना है HNO3, तो मैं सॉल्ट में लूंगा NaNO3। NaNO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन मुझे करवाना है किसके साथ? H2SO4 के साथ करवाना। यहां से जो प्रिपेयर होगा मेरा बन जाएगा HNO3 प्लस NaHSO4। बट वही बात, टेम्परेचर कितना रखना है? बिलो 200 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा रखेंगे तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल का रिएक्शन करवाना है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है एक ऐसा एसिड जिसमें बहुत ही ज्यादा वाटर मिलाया हुआ रहता है, इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। सो किसी भी मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, समझते हैं। मेटल प्लस dilute acid gives salt plus hydrogen gas। क्या होगा? मेटल प्लस dilute acid gives salt plus hydrogen gas। अब ऐसा नहीं है कि हर समय हाइड्रोजन गैस निकलेगा, कुछ एक्सेप्शंस आएंगे इसमें, उस चीज पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैंने एक मेटल ले लिया Zn प्लस डाइल्यूट एसिड, अब उन डाइल्यूट एसिड में कौन सा लेता हूं मैं? HCl। HCl के साथ मैंने Zn को लिया, क्या बना के देगा? ZnCl2 और रिमेनिंग क्या निकल जाएगा मेरा? हाइड्रोजन गैस। जिंक किसके साथ रिएक्ट हुआ? HCl के साथ, क्या बना के दिया? जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस। सेकेंड, अगर यही रिएक्शन में किसके साथ करता हूं? यही रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम के साथ करूं, कैल्शियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सो कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, मुझे पता है सबसे पहले यहां से क्या निकाल देना है? हाइड्रोजन गैस। सल्फेट आयन बच गया, कैल्शियम बच गया। कैल्शियम के ऊपर 2 का चार्ज, सल्फेट के ऊपर 2 का चार्ज, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? CnSO4। बट क्या ये चीज सब चीज के लिए, क्या ये रिएक्शन हर एसिड के लिए एप्लीकेबल है? देखा जाए तो ये रिएक्शन, पहले यहां तक पार्ट समझ में आया होगा, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर इस रिएक्शन में थोड़ा और समझा जाए, सो मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3, HNO3 मेरा क्या है? नाइट्रिक एसिड है। पिछली बार इस चैप्टर, इस लेक्चर में नहीं देखे रहोगे तो मैं डालूंगा लिंक, उस पर जाके आप देख लेना। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट होता है, तो जैसे हमने देखा कि जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो वो कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो जब भी HNO3 का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, बट जैसे ठहरा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या ऐड कर देगा? एक ऑक्सीजन ऐड कर देगा, और किसका फॉर्मेशन कर देगा? यहां से वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए कोई भी मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट होगा, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। मेटल डज नॉट react with nitric acid, it never forms hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं,
कुछ मेटल्स की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। कौन है वो? एक तो सबका प्यारा, सब जानते हैं इसे, और एक है आपका मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Mg, ये होता है Mn। जब मैग्नीशियम और मैंगनीज किसके साथ रिएक्ट होगा? HNO3 के साथ रिएक्ट होगा, तो वो कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। पर ये जो नाइट्रिक एसिड है मेरा, ये बहुत ही ज्यादा कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। अगर नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहा तो कभी नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं रहा तो भी नहीं होगा रिएक्शन। तो अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज से मुझे हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड, तो वहां पर ये जो नाइट्रिक एसिड है उसको कैसा रहना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट रहना पड़ेगा। बातों का, सब चीजों का ध्यान रखिएगा। सब चीज पूछता है एग्जाम के टाइम पे, भूल जाते हैं कि क्या होता है सब, बट ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैग्नीशियम और मैंगनीज release hydrogen gas when react with nitric acid, but the nitric acid should be very dilute। ठीक है, चलो आगे से। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट प्लस dilute acid gives carbon dioxide plus H2O plus salt। क्या क्या देगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सॉल्ट। अब एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, चलिए Na2CO3 को ले लेते हैं, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। डाइल्यूट एसिड ले लेता हूं मैं ले लेता हूं यहां से HCl, डाइल्यूट HCl, रिएक्ट होगा, सबसे पहले CO2 निकाल देगा, CO2 बन गया, प्लस H2O, वाटर भी रिलीज हो गया, और Na जुड़ जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा? NaCl। एक रिएक्शन और लेके देखते हैं, CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन भी कहते हैं। HCl के साथ रिएक्ट होगा, क्या बना देगा? CO2 निकल गया इसका यहां से, प्लस H2O, और क्या बना के देगा ये? NaCl तो बनाएगा नहीं अब की बार, Ca रहेगा, Cl, CaCl2, कैल्शियम के ऊपर 2 का चार्ज उधर गया, बनाया CaCl2। अब यहां से गैस निकल रही है, CO2 गैस। CO2 गैस का नेचर आप सब जानते ही होंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। CO2 gas turns lime water milky। CO2 गैस लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। अब ये लाइम वाटर है क्या? नींबू पानी नहीं, वो कहां से होगा? तो लाइम जूस होता है। लाइम वाटर क्या होगा मेरा? CaOH ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ थोड़ा बेस की बातें होनी चालू हो जाएंगी, बेस की बातें करेंगे। सो लाइम वाटर क्या होता है मेरा? CaOH ट्वाइस। ये जैसे ही रिएक्ट करता है किसके साथ? CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बना देता है? एक मिल्की सब्सटेंस बना देता है, और वो मिल्की सब्सटेंस ही मेरा कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। सो व्हेन अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड,
it forms, it liberate carbon dioxide gas, forms H2O and a salt. ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं. अब हम लोग रिएक्शन करेंगे मेटल सल्फाइड विद डाइल्यूट एसिड. रिएक्शन करना है मेटल सल्फाइड प्लस dilute acid. It also form salt, gives SO2 gas and forms H2O. सॉल्ट बनाएगा, SO2 गैस रिलीज करेगा और H2O फॉर्म करेगा. मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड आयन. सल्फेट आयन क्या होता है? सल्फेट आयन होता है SO4-2. सल्फाइड आयन कौन होगा? SO3-2. ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला सल्फेट है, ये 8 है, ये 8 है. ठीक है, तो मेटल सल्फाइड. चलिए एक मेटल सल्फाइड लेते हैं. Na2SO3 2 का चार्ज होता है SO3 पे, गया Na के ऊपर बनाया Na2SO3. डाइल्यूट एसिड चलिए ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं. सॉल्ट बनाएगा, कौन सा सॉल्ट बनाएगा? NaCl. Na जुड़ा Cl के साथ, निकला कौन सा गैस? SO2 और क्या निकलेगा? H2O. ठीक है, ठीक है. अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं. CaSO3 प्लस H2SO4, HCl जोड़ के अभी सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं. क्या फॉर्म होगा? पहले तो होगा SO2 प्लस H2O. अब बचा मेरा कैल्शियम और सल्फेट, जुड़ के क्या बना देगा ये? CaSO4. इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट ठहरा वाटर में इनसॉल्युबल, तो ये बना देगा प्रेसिपिटेट, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा. ध्यान से देख रहेंगे तो आप यहाँ पर एक गैस निकल रही है. कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस. और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो ओडर होता है, कैसा ओडर होता है? पंजेंट ऑर्डर होता है इसका. सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अगर बात करूं तो अगर मैंने इसको किस में ऐड किया, अगर मैं इसको ऐड करता हूं K2Cr2O7. अब K2Cr2O7 को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस में टर्न कर देगा? ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को कर देता है कलरलेस. कहां से वो कलरलेस चेंज कर देता है? ऑरेंज को कैसे बना देता है? कलरलेस बना देता है. और दूसरा आता है आपका KMnO4. KMnO4 के कलर को ये चेंज कर देता है किसमें? इसको भी ये कर देता है कलरलेस. पिंक से कर देता है इसको कलरलेस. सो K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज. जब इस पे से कोई मैं SO2 गैस को पास करूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कलरलेस हो जाएगा. KMnO4 इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. इसका कलर होता है, नेचुरल कलर होता है पिंक. इसमें से जब SO2 गैस को पास करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी. तो याद रखिएगा इसको. जितना भी चीजें दिखा रहा हूँ इसका एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा. ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए. अब आगे देखते हैं. मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये मुझे फॉर्म करके देगा H2S गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन करेगा और बनाएगा एक सॉल्ट.
तो अगर मेटल सल्फाइड लो तो मैं मेटल सल्फाइड लेता हूँ, Na2S डाइल्यूट एसिड, HCl क्या फॉर्म करेगा, H2S, और कौन सी गैस सॉल्ट बनेगी यहाँ पे, NaCl। अब ये जो मेरी H2S गैस निकल रही है यहाँ पे, रॉटन एग जैसा स्मेल होता है, इसका अलग प्रॉपर्टी है, बट अगर कुछ SO2 और CO2 जैसी कुछ अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये लेड एसिटेट, लेस एसिटेट से जब भी आप कभी किसको पास करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे, तो ये लेड एसिटेट को कैसे बना देता है, ब्लैक कलर में चेंज कर लेता है। सो व्हेन अ मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, it forms hydrogen sulfide gas and forms a salt. H2S has a rotten egg odor. When it passes through the lead acetate, it changes into a black color. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए आगे चलिए। ठीक है, धीरे धीरे सारी एसिड की बातें हो गई। अब बातें चालू करते हैं किसकी, बेसिस की बातें चालू करते हैं। पहले समझते हैं कि एसिड हमने समझा था, एसिड का मतलब होता था सब्सटेंस which on dissolving in aqueous solution, which on adding in aqueous solution gives H plus ions, H plus being more unstable, so it get attracted with H2O molecules to form a hydronium ion. ऐसे ही अगर मैं बेस की बात करूं, so a basis is a substance which adding in aqueous solution accepts proton or donate electrons, और तुम कह सकते हो और basis is a substance which neutralize acid. so अगर कभी basis का definition लिखना है, basis का अगर बोर्ड में अगर definition लिखोगे तो ये मत लिखना basis is a substance which give rises to the OH minus ions, like which gives hydroxide ion, ऐसा ना लिखना। so आप लिखोगे basis a substance which accept proton or donate electron in an aqueous solution, or a substance which neutralizes acid। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। A substance which neutralizes acid is known as base। बेस समझे? बेस की मैं अगर बात करूंगा तो बेसिस का जो पीएच रेंज होता है, एसिड में भी देखिए तो पीएच रेंज 0 to 6 के बीच में था। जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना कम एसिडिक। बेस का जो पीएच रेंज होता है वो चालू होता है 8 to 14। 8 to 14 तक बेस का पीएच रेंज होता है। 8, 9, 10 वाले लेस बेसिक होते हैं। जैसे जैसे इसका पीएच लेवल बढ़ता जाएगा इसकी बेसिसिटी की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, मतलब वो उतना ज्यादा बेसिक। 11, 12, 13, 14 पे रहने वाली चीजें बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगे, 8, 9, 10 पे रहने वाले कम बेसिक होंगे। ठीक है, सो बेस अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट इलेक्ट्रॉन in an aqueous solution, or a substance which neutralizes acid। परफेक्ट डेफिनेशन है, इसको भी लिख लेना आप लोग।
अब समझते हैं सब्सटेंसेस। जैसे एसिड में देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वैसे भी हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। पहले तो कुछ समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और वीक बेसिस क्या होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोस, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में जाते ही कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, मतलब लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को रिलीज करें, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा भी जाता है। और जो वाटर में जाने के बाद लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयंस को रिलीज करें, उनको हम लोग वीक बेस कहते हैं। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में बहुत ही ज़्यादा इनसॉल्यूबल होते हैं। जो बेसेस वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं उनको एल्कली भी कहा जाता है। इट मीन्स एल्कली इज अ सब्सटेंस which on dissolving in water get completely dissociate, या फिर a substance which gets completely dissolved in water are known as alkalis। alkali substance होते हैं जो वाटर में जाते ही completely dissociate हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है all alkalis are bases but all bases are not an alkali, क्योंकि दो तरीके के आ जाते हैं, some are soluble in water, some are not soluble in water। देखते हैं कौन से सल्यूबल होते हैं और कौन से सल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाएगी वाटर सल्यूबल बेसिस की, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कली विच गेट्स कंप्लीटली डिसोशिएट, तो एग्जांपल में आ सकता है आपका NaOH, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका आ जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। तीसरा आपका आ जाएगा KOH, आ जाएगा CaOH ट्वाइस। याद होगा तो अभी इसके बारे में पढ़े थे, इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सो दीज आर सब सब्सटेंसेस which are known as alkalis। they get completely dissolved in water, और जाते ही अपने आयंस को सारे अच्छे से रिलीज भी कर देते हैं। इनसॉल्युबल की बात करूंगा, इनसॉल्युबल बेसिस की MgO, MgOH ट्वाइस, ZNO, FeOH thrice, FeOH twice, CuO, CuOH twice। So these are the some examples of insoluble bases। आप इन सबको alkalis नहीं कह सकते, they are not an alkalis। क्यों? क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो रहे। जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कलीज। ध्यान से चीजों का ध्यान रखिएगा, इसका भी नोट्स बना लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। ठीक है क्लास, आगे देखते हैं एक और रिएक्शन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल एक एसिड ले लेते हैं, एसिड बेस में ले लिया मैंने NaOH, OH के साथ जुड़ा क्या बनाएगा, H2O, NaCl के साथ जुड़ा क्या बनाएगा, NaCl। एक और रिएक्शन ले लें, H2SO4 रिएक्ट विद NaOH, क्या बनेगा, HOH के साथ जुड़ा क्या बना, H2O, NaSO4 के साथ जुड़ा क्या बना, Na2SO4। अब एक और चीज देखी जाए,
HNO3 को किस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH H के साथ जुड़ा क्या बनाएगा, H2O, CaNO3 के साथ जुड़ा क्या बनाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। आगे देखते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड का, HCl plus Na2O, इट इज ऑल्सो सोडियम ऑक्साइड, और बेस है ये भी एक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर एक्ट एज अ बेस। Na रिएक्ट होगा Cl के साथ, क्या बनाएगा, NaCl, और बन जाएगा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक रिएक्शन और देखते हैं, CaOH ट्वाइस, अब की बार एक बेस लिया है और एसिड में मैं रखता हूँ CO2, बिकॉज ये भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एक मेटल ऑक्साइड जो एक्ट कर रहा था एज अ बेस, ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड जो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। तो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 इट फॉर्म्स CaCO3 प्लस H2O। जो बात कर रहे थे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन पासिंग थ्रू CO2, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 इट फॉर्म्स CaCO3 प्लस H2O। न्यूट्रलाइज कर रहा है CaOH ट्वाइस को। ठीक है, so it is a type of a neutralization reaction। आगे बात की जाए प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, बेसिस का प्रिपरेशन करवाना है और कैसे करना है ये देखते हैं। पहले आइए बेसिस का प्रिपरेशन करते हैं, कुछ अल्कली का प्रिपरेशन करते हैं। अल्कली के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ सॉल्युबल बेसिस की प्रिपरेशंस करनी है। तो सॉल्युबल बेसिस का प्रिपरेशन हम करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके, और वो भी होगा कोल्ड वाटर के साथ। तो कोल्ड वाटर के साथ मुझे रिएक्ट करवाना है कुछ मेटल्स को, और वो मेटल्स 3 मेटल्स होंगे, याद करिएगा, एक होगा सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों को हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। सो लिख देते हैं, मेटल रिएक्ट विद H2O, वो भी कैसा, कोल्ड, फॉर्म बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं, ये होगा मेटल, मेटल में मैंने ले लिया Na रिएक्ट विद H2O, तो यहां से ये बना देगा मेरा NaOH, ये मेरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली के एग्जांपल में भी इसको लिखा था, और ये क्या रिलीज करके देगा मुझे, हाइड्रोजन। फिर आ जाएगा मेरा पोटेशियम, पोटेशियम रिएक्ट विद H2O, ये मुझे क्या बना के देगा, KOH, और निकलेगा हाइड्रोजन। मैं बात करूं कैल्शियम की, H2O, ये होगी CaOH ट्वाइस, क्या करेगा H2। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही तीनों मेटल क्यों हुआ है यूज, क्यों मैग्नीशियम नहीं हुआ, क्यों एल्यूमिनियम नहीं हुआ, क्यों जिंक नहीं हुआ। तो जब हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको ये तीनों मेटल ही क्यों यूज हुए। अभी बता देता हूँ कि ये तीनों मेटल हमेशा एकदम टॉप पे रहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव होते हैं। बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की, तब तक कोई भी अगर मुझे सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन करना है तो मुझे मेटल को रिएक्ट करवाना पड़ेगा कोल्ड वाटर के साथ। 3 मेटल को रिएक्ट करवाना आप लोग, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। वो क्या फॉर्म करेगा, एक बेस का फॉर्मेशन करेगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।